और कल मैंने कहा था कि संबंध जो है, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। इस संसदीय व्यवस्था में जो सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर जो हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट में हुआ है। किसमें हुआ है? पार्लियामेंट में हुआ। सेपरेशन किसके बीच में हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन और। तो एक तरफ तो संविधान के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सुप्रीम है, और दूसरी तरफ संसद को अधिकार दिया गया कि बाकी। और चूंकि जब हम बात करते हैं तो जो हमारे रिलेशन है उस पर दो चीज़ों का फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। एक तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव हो और चाहे लेजिस्लेटिव हो, इसमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुआ है। इस लाइन को लिखना है, डिवोल्यूशन हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। लिखेंगे अवमूल्यन। डिवोल्यूशन समझते हैं, तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच की स्थिति है वो डिवोल्यूशन हुआ है। समस्या तो नहीं। दूसरी ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर का फर्क पड़ा है। सेपरेशन ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के बीच में हुआ है, ये चीज इफेक्ट कर शक्तियों का जो पृथकीकरण हुआ है संसद और संविधान के बीच में। क्लियर। तीसरा, भारत एक यूनियन है, इससे इसका भी फर्क पड़ा है। ये बता रहा हूँ कैसे पड़ा है। एज ए यूनियन तीनों चीजें स्टेट रिलेशन को इफेक्ट करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, तीनों ही चीजें इफेक्ट करती हैं। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर बनता कैसे है। हैं? जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं, 79 आर्टिकल 79 कहता है जो भारतीय संसद है प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउस से बनेगा। प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस। ठीक है, लोकसभा और सभा, पर हाउस राज्यसभा उस लोकसभा, तीनों से मिला के क्या बनती है? संसद। प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस, आर्टिकल 79। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 169, सॉरी 166। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो, किसकी बात हो रही है? स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है। तो स्टेट लेजिस्लेचर कैसे बनेगा? गवर्नर प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जहां पर हाउस है वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी शामिल किया जाए। समझ आ गई? ये कंपलसरी नहीं है। अगर किसी जगह पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है कि इसका पार्ट 2 हाउसेज हो जाएंगे। 4-5 राज्यों में 2 हाउस है, राज्यों में 2 हाउस नहीं है तो एक ही हाउस की बात हो रही है। बस ये समस्या तो नहीं। तो इनका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इनका स्कोप। ये लोग कहाँ कहाँ कानून बनाते हैं इसकी बात हम करें। हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या हो गया? जब हम स्कोप की बात करते हैं तो आर्टिकल 245 45 क्या कहता है? संसद का बनाया हुआ पूरे देश में लागू। क्लियर? संसद का बनाया हुआ कानून कहाँ लागू होगा? पूरे देश में लागू। समस्या तो नहीं। और राज्य द्वारा बनाया गया कानून राज्य में ही। समस्या तो नहीं। लेकिन अगर संसद द्वारा बनाया गया राज्य के बनाया कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, इस स्थिति में संसद फिर संसद का कानून होगा, राज्य का कानून को अगर अब दूसरी बात रही, जब स्कोप की बात करते हैं तो एक तो संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकते हैं और राज्य केवल अपने क्षेत्र के लिए बनाते हैं। विवाद होने की स्थिति में संसद का कानून राज्य का कानून। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 246 की, किसकी? छोटी। हम आर्टिकल 246 की बात करते हैं
तो यहाँ पर आता है शेड्यूल 7। क्या आता है? शेड्यूल 7, सूची 7। संविधान का कौन सा अनुसूची आती है? 7। एक से नहीं होता है, उसके साथ ही पढ़ा जाता है। तो आपको हमने दो चीजें बता दी है। शेड्यूल 1 तो राज्य क्षेत्र हो गया, शेड्यूल 7 में बंटवारा हो गया, लिस्ट आ गए। तो आर्टिकल 246 को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया? 7। उसके साथ आपको देखना है, अलग अलग कैसे देखोगे उसको? भाई हम काम तो कर रहे हैं। सीधी सी बात है, आर्टिकल 246 में शक्तियों का विभाजन है। विभाजन शेड्यूल जोड़ा क्यों जाता है इसको मैं बता दूं। शेड्यूल इसलिए जोड़ा जाता है, जो चीज़ें डायनेमिक होती हैं कुछ चेंज होती हैं, ठीक है, और बहुत लार्जर होती हैं, वहाँ शेड्यूल डाला जाता है। शेड्यूल कोई अलग चीज़ नहीं है, शेड्यूल किसी आर्टिकल के साथ ही जुड़ा होता है। आर्टिकल से अलग, किसी आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें लिखनी हो, उसके लिए शेड्यूल ले लेते हैं हम। क्लियर? जैसे आर्टिकल 1 की हम बात की, तो आर्टिकल 1 का संबंध किससे है? शेड्यूल 1 से है। ये भी कौन कौन सा क्षेत्र शामिल हो रहा है, कौन सा बाहर जा रहा है, तो मिला के क्या बनेगा? ये भी तो डायनेमिक है कि नहीं है? शक्तियों का विभाजन डायनेमिक है, रिलेशन हुआ है। तो आर्टिकल 246 क्या कह रहा है? शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। कितनी लिस्ट है? सेंटर की लिस्ट है, किसकी है? की लिस्ट है। लिस्ट में 97 विषय हैं, कितने हैं? 27। कहीं कहीं 99 लिखा है तो ये गलत है, कि उसी में आप जोड़ सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं आप। जैसे कहीं कहीं लिखा है भारत के संविधान में 444 अनुच्छेद हो गया आर्टिकल, शुद्ध गलत है, क्योंकि मूल ढांचा कितना है? 395। 395 से ज्यादा आर्टिकल पड़ेगा। जैसे ये क्या है? मूल ढांचा है। विषय कितने हैं? 7 है। उसके दायरे में ही चीजों को डालेंगे और डालेंगे हम। पढ़े? राज्यों के पास कितने हैं? 61 विषय है, 61। अब राज्यों का इसके पास थे 47, कितने थे? लेकिन अमेंडमेंट कर सकते हैं, एक को दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची जो है, कंकरेंट लिस्ट दोनों के लिए है। किसके लिए? ये कानून बना सकते हैं और संघ भी। तो जो शुद्ध राज्यों का विषय है उसमें राज्य कानून बने, जो यूनियन केंद्र के महत्व का है उसमें केंद्र, और जो दोनों के महत्व का, समस्या तो नहीं। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि दोनों ने कानून बनाए में, जो 42वां संविधान संशोधन था वहां से, ठीक है, यहाँ से कितने विषय निकाले गए? 5, और डाले कहाँ गए? यहाँ। ये कितने हो गए? 47 5 52। यहाँ से 5 निकल के हो गए 56 विषय रह गए। अरे ये 62 था, 57 विषय रह गए। कितने रह गए? क्लियर? तो अभी 57 विषय किसके पास है? राज्यों के पास है। 52 विषय किसके पास है? दोनों के पास है। 97। तीसरा कंकरेंट हो गया, तो दोनों पे जो कानून बनाएंगे। अरे विभाजन कैसे हुआ? पहला तो जो केंद्र के महत्व का विषय है उसको केंद्र को दे दिया गया, दूसरा जो राज्य के महत्व का विषय उसको राज्यों को दे दिया गया, ठीक है, और तीसरा जो दोनों के महत्व का विषय है वो कंकरेंट लिस्ट है। राज्य अपने विषय पर कानून बनाएगा, संघ बनाएगा, संघ पूरे देश के लिए कानून बनाएगा, राज्य अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाएगा, तो है। और जो दोनों के समान महत्व पर ये कानून बनेंगे। लेकिन यहाँ कंडीशन है, दोनों ने कानून बना दिया, संसद का कानून पहले बना दिया, राज्य और संसद के कानून आ गया होगा। संसद का कानून, राज्य ने कोई कानून बना दिया, संसद ने बाद में, संसद का कानून ऐसे है जहां पर राज्य का कानून राज्य में, धाराओं में, अगर राज्यपाल ने आर्टिकल 200 किसी को रिजर्व कर लिया है, किसी बिल को रिजर्व कर लिया, रिजर्व करने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, इसके बाद संसद ने कानून बनाया,
तो उस राज्य में वही कानून लागू होगा तो उस राज्य ने संसद का कानून लागू। क्लियर? समझ में आगे नहीं आई? वो सब अभी छोड़ दो, अब आप ये समझ पढ़ो। पर बताया जा रहा है, ठीक है? हाँ बताओ, पूछो जल्दी से फटाफट। ये भाई यूनियन है, राज्यों का विषय है, तो राज्य कानून नहीं बनाएंगे क्या? इस पे क्या बात करना है भाई? विविधता है, हर राज्य की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। संसद तो सबके लिए कानून बना रहा है ना। बट राज्य को क्या कहा गया भाई, तुम्हारी अपनी आवश्यकताएं हैं, जैसे तुम्हें विषय दिया गया है, बना लो। नहीं समझे आप? अच्छा आप एक चीज बताओ, तमिलनाडु और यूपी की स्थिति एक जैसी है क्या? बिहार और उड़ीसा की स्थिति एक जैसी है क्या? नहीं है ना। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं ना। उनको कहा गया कि भाई पूरे देश के लिए कानून तो संसद बनाएगा, लेकिन तुम्हें भी विषय दिया जा रहा है, तुम्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार कानून। और कुछ समान महत्व के विषय हैं जो दोनों के महत्व हैं, जो दोनों के इंपॉर्टेंस के हैं। फुल इंपॉर्टेंस भी है, नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। फुल इंपॉर्टेंस पर तो राज्य बनाएगा कानून, नेशनल इंपॉर्टेंस पर कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और लोकल और नेशनल दोनों इंपॉर्टेंस के विषय लिस्ट है, इस पर दोनों कानून बना रहे हैं। कंडीशन है कि भाई अगर संसद और राज्य की बनाए बात पैदा हो जाए तो संसद का कानून लागू होगा। ऐसा किसका कानून लागू होगा? लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जहाँ राज्य का कानून लागू होगा। अब आप मुझे बताइए, जब राष्ट्रपति के पास रिजर्व किया गया तो राष्ट्रपति उस बिल पर जो कंसिडर करता है वो यूनियन की सलाह से करता है। अब जब यूनियन कैबिनेट ने पहले उसको सलाह दे दी है साइन करने के लिए, अब कैसे कंट्राडिक्ट हो जाए? नहीं भाई, इसका मतलब ये हो गया कि राज्य के कोई विषय पर कानून बनाया गया जब, और राज्यपाल ने उसको सर्व कर लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेशनल इंपॉर्टेंस था, और उस पर कैबिनेट ने विचार करके राष्ट्रपति को साथ दिया है। ठीक है? इसलिए राज्य का कानून होना हो। समझ आ गई बात? आइए, कंकरेंट लिस्ट समझ में आ गया? कंकरेंट लिस्ट जो है समझ में आ गया? अब देखिए आप, आर्टिकल 248, देखो इन तीनों विषयों के अलावा यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, तीनों विषयों के अलावा छूट भी गए होंगे, दिख नहीं रहे। भाई कोई जरूरी इतने ही सब्जेक्ट हों क्या? तो हो सकते हैं, हम लोग को याद ना आए, नहीं पा रहे हो। जो विषय छूट गए हैं उन विषयों पर भी कानून बनेगा नहीं बनेगा? कभी याद आ गया तो उसे रेजुडरी पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियां क्या बोलते हैं? बच गए, बाकी रेस्ट। जो रेजुडरी पावर है यूनियन के पास होगा, किसके पास होगा? संसद के पास होगा। समझ आ गई? आपने देखा कि स्कोप और जो है वो यूनियन कैबिनेट के पास बहुत बड़ा है। ठीक है? अब यहाँ पर 247 को हटा दीजिए, बाद में बात। तो 45 समझ में आ गया कहाँ का कानून बनेगा? 46 समझ में आ गया है? 40 की बात कर दी हमने, 48 की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूनियन राज्यों के लेजिस्लेचर पर कंट्रोल कैसे करता है। कंट्रोल कैसे कर रहा है वो तो बात करेंगे ना। कंट्रोल कैसे कर रहा है, तीसरी स्थिति क्या है? एक तो हमने स्कोप की बात कर दी, दूसरा कंट्रोल की बात कर। देखिए कंट्रोल कैसे करता है, पहला तो ये कंट्रोल करता है जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके स्ट्रक्चर में गवर्नर शामिल है और टू हाउस। टू हाउस में कौन कौन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कैबिनेट की सलाह से। तो अगर राज्य की विधायिका के 3 पार्ट हैं तो एक पार्ट पर किसका नियंत्रण हो गया? का हो गया नहीं हो गया? दूसरी स्थिति है जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, आर्टिकल 69, क्या 169, इस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण या विघटन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? इंडियन पार्लियामेंट हैव राइट टू डिलीट और एबॉलिश
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो राज्यों की विधान परिषद है, संसद बना सकती है और समाप्त कर सकती है, कौन कौन से मेंबर आएंगे उसके क्वालिफिकेशन भी वो डिसाइड कर सकती है। तो 2/3 विधायिका पर किसका नियंत्रण हो गया? केंद्र का हो गया। बचा कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका चुनाव होता है 5 साल, बताइए आपको। तो 27 में यूपी में चुनाव होगा। तो जो स्ट्रक्चर है उसमें 2/3 स्ट्रक्चर से कंट्रोल हो रहा है। ठीक? हम बात करते हैं कि इनके कार्यों पर नियंत्रण कैसे होता है। ठीक है, तो संसद 2 तरह से कंट्रोल करती है। एक तो कंट्रोल करती है कि संसद अपने कानूनों को लागू करवाने के लिए, अपने कानूनों को लागू करवाने के लिए स्पेशल कोर्ट बना सकती है। इसके पावर हाई कोर्ट के बराबर होंगे। क्या बना सकती है? आर्टिकल 247 स्पेशल कोर्ट। अगर संसद को लगता है कि उसका कोई कानून है जिसको स्पेशल तरीके से लागू, इसे लागू कौन करता है? राज्य करते हैं। बट अगर संसद को लगे कि नहीं, लागू भी उसी को करवाना है, क्या करेगा वो? आर्टिकल 247 में वो स्पेशल कोर्ट बना देगा। उसका जुडिक्शन, उसका फंक्शन, उसके पावर, उसके क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग डिसाइड बाई पार्लियामेंट। समस्या तो नहीं? अगली स्थिति है कि क्या होता है कि कनकरेंट लिस्ट पर तो कोई कंट्रोल राज्यों का है नहीं, लेजिस्लेटिव पावर तो है नहीं। अब क्या बचा? स्टेट लिस्ट बचा खाली। स्टेट लिस्ट पर भी 2 तरह से कंट्रोल होता है। स्टेट लिस्ट हैज टू कंट्रोल भाई पार्लियामेंट। इसमें कौन कंट्रोल करता है? यूनियन करता है। 2 तरह से करता है। एक तो जनरल कंडीशन में करता है, अब करता है, और एक स्पेशल कंडीशन में करता है, वो करता है। बताऊं? जनरल कंडीशन में क्या होता है? आर्टिकल 249। अब 249, अगर संघ और राज्य दोनों ही कानून आते हैं तो केंद्र का कानून लागू होगा। वही बात जो हम पहले बता चुके, वही बात है। फिर संघ का कानून लागू का लिए ही कंडीशन है कि किसी राज्य ने पहले कानून बनाया था तो गवर्नर ने रिजर्व किया था और राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी थी उस कंडीशन को छोड़कर। ठीक है? फिर हम बात करते हैं 251। इसकी बात करते हैं 249। तो सीधा संबंध है, ना ना 48 था वो। 49 तो दोनों ने कानून बनाया, वो स्थिति है। ठीक है, 251 कहता है कि अगर 247 में विशेष कोर्ट की बात हो रही है, संसद को अधिकार है कि अपने कानूनों को लागू करवाने के लिए विशेष कोर्ट बनवा सकती है। हाँ, अभी ऐसा कोई विशेष कोर्ट बनाया नहीं गया है, बनाएंगे तो बता देंगे फिर। क्या पढ़े? 251 कहता है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य रिक्वेस्ट करें, ठीक है, कि विषयों पर राज्य कानून बनाए, केंद्र कानून बनाए, ठीक है, तो संसद को अधिकार मिल जाता है कि उनके विषयों पर उन समस्या तो नहीं। राज्यों की संख्या 29 है, और कितने राज्यों की जरूरत है? तो और केंद्र में जिसकी सरकार, जिस पार्टी की सरकार है, अगर 2 राज्यों में उन्हीं पार्टी की सरकार है तो क्या करेंगे वो? रिकमेंड कर दिया, बन गया कानून। सभी राज्यों को क्या करना पड़ेगा? राज्य के विषय पर कानून बन गया। ठीक है? आगे बढ़े। अरे केरला कश्मीर छोड़ दो, राज्य आपके त्रिपुरा और मणिपुर सकते हैं, छोटे छोटे से भी ले लो, और राज्य की बात। आर्टिकल 252, ठीक है, 252, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो राज्य की सूची पर कानून बना सेट कर सकता है। एक तो राज्यों की सलाह आती है, राज्यों के, और एक राष्ट्रपति ने खुद ही सेट कर दिया 252। और अगर राष्ट्रपति ने कोई कानून बनाने के लिए क्या है संसद को, राज्य की सूची पर, और पहले से कानून उपलब्ध है राज्यों में, राज्यों का कानून क्या हो जाएगा? एंड खत्म हो जाए। ठीक है,
आगे बढ़े, तो छोड़ दिया ना मैंने, बताऊंगा अभी। अब हम बात करते हैं विशेष परिस्थितियों में और विशेष क्षेत्रों में कानून बनाने के लिए। तो जब 250 की बात आती है, तो अगर आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, युद्ध के कारण, सशस्त्र विद्रोह के कारण, ठीक है, युद्ध, आय आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तीन शब्द है, एक्सटर्नल एग्रेशन, सिविल वार और आर्म रेबेलियन। तीन कारणों से अगर तीनों में से कोई समस्या आती है तो नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, डिक्लेयर करता है 352 में, ठीक है। जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होता है तो ऑटोमेटिक राज्य की सूची पर कानून किसको मिलता है? संसद को मिल जाता है। किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। और जब आपातकाल खत्म हो जाता है, जब आपातकाल खत्म हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मैं अभी आपकी समरी कर दूंगा क्लास को, कहाँ चल रहा है वो बता रहा हूँ मैं। 6 महीने के बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है, नहीं समझा आप? जो इमरजेंसी में कानून बनाए थे संसद के द्वारा, इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीने बाद उसका प्रभाव क्या होता है? लेकिन आर्टिकल 250 में अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है तो कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा? राज्य के विषय पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। इसी तरह आर्टिकल 356, ठीक है, राष्ट्रपति शासन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ध्यान दीजिए, 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। 356 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अगर किसी राज्य का, किसी क्षेत्र का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, देखो ये पता लग जाता है, गवर्नर के माध्यम से चाहे खुद, उस राज्य विधायिका को निलंबित कर देगा। क्या कर देगा वो? लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर देगा वो, डिसॉल्व भी कर सकता है, भी कर सकता है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उस राज्य या उस क्षेत्र से संबंधित तो राज्य सूची है, उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। फिर तो आर्टिकल 352 और 356 में भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। राज्य की सूची पर यह आपातकाल है। इसी तरह आर्टिकल 360 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल क्या होता है कि जब हमारी करेंसी या भारत सरकार की, केंद्र सरकार के क्रेडिट या करेंसी का गारंटी को देश के किसी भाग में एक्सेप्ट ना किया जा रहा हो, या वो ना चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लागू होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है? जितने भी मनी बिल हैं, वित्त से संबंधित काम होते हैं ना, टैक्स लगाना, पैसा खर्च करना, सारे क्या होते हैं? बजट ही तो है। तो जितने भी मनी बिल हैं, यानी इससे संबंधित काम है, उससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। समस्या तो नहीं? तो आपने देखा कि सामान्य परिस्थितियों में भी राज्य की सूची पर केंद्र का नियंत्रण हो गया, और विशेष परिस्थितियों में आपातकाल आ गया, उस पर भी नियंत्रण केंद्र का हो गया। आगे बढ़े, विशेष परिस्थितियों में अगला आता है आर्टिकल 200 और 201, सॉरी 201। ये क्या होता है कि अगर राज्य की सूची पर कोई कानून किसने बनाया है? ना, राज्य ने बनाया है। स्टेट लॉ आउट स्टेट लिस्ट, राज्य ने कानून बनाया, तो कानून को पास करने के लिए किसके पास भेजा जाता है? गवर्नर के पास। और जो गवर्नर होता है उसके पास वीटो टू करने का अधिकार नहीं है। गवर्नर के पास कोई वीटो का अधिकार, या तो वो असेंट करेगा या तो सहमति दे देगा, डिनाई नहीं करेगा, या तो उसको रिजर्व कर लेगा। क्या करेगा? रिजर्व किसमें करेगा? आर्टिकल 200 में। और रिजर्व दो चीजों, दो आधार होना चाहिए। एक तो अगर उस राज्य में स्थित हाईकोर्ट की शक्तियों पर कोई फर्क पड़ रहा है, अगर राज्य ने कोई कानून बनाया तो हाई कोर्ट की पावर को, उसके जुडिक्शन को इफेक्ट कर रहा है, एक तो सही हो गया, क्या रिजर्व होगा। दूसरा, अगर गवर्नर को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है कानून, इसके ये तो दिख जाएगा आपको, दिखेगा क्या? उसको लगता है इट शुड बी डिफाइंड बाय गवर्नर, दिस इज द डिस्क्रिसिव पावर ऑफ द गवर्नर, डिफाइंड नेशनल इंटरेस्ट। ऐसा तो नहीं? तो ये क्या करेगा? आर्टिकल 200 में बिल को रिजर्व करेगा, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। अब वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट
जब तक चाहे तब तक उस बिल को अपने पास रख सकता है, उसको चाहे तो मंजूरी दे, चाहे ना दे, चाहे रिजेक्ट। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया, राज्य की जो सूची है, पहले तो कानून बनने से पहले कंट्रोल हुआ, फिर कानून बनने के बाद कंट्रोल हो गया, विशेष परिस्थितियों में कंट्रोल हो गया। मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि राज्यों के पास तो कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं, ना टाइम बाउंडेशन है, चाहे वो उसकी मंजूरी दे चाहे रिजेक्ट करे हो। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई स्पिरिट इज यूनिटरी, स्ट्रक्चर इज ले बात तो बता रहा हूँ ना मैं, बात तो मैं प्रूव कर रहा हूँ ना कि भाई अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो कैसे प्रूव करोगे आप, राज्यों के पास तो कोई पावर ही नहीं है। आगे बढ़े, अगला आता है आर्टिकल 244 आता है, और 371, 244 और 371। 244 का संबंध है शेड्यूल 5 और 6 से, किससे है, किससे संबंध है, शेड्यूल 5 और 6 से। ध्यान दीजिए, ट्राइबल एरिया 244 किसको परिभाषित करता है, ट्राइबल एरिया। अब 244 में 366 शामिल हो जाता है और ये ट्राइबल एरिया को डिफाइन करता है, इसको डिफाइन करता है, और यहाँ पर 342 भी आ जाता है, मैं बता रहा हूँ इसको। देखिए, ट्राइबल कौन है ये संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन 366 कहता है कि दे आर रूटेड इन इंडिया वेरी लॉन्ग टाइम, जिनकी जड़ ही भारत में है, वो बाहर से आए हुए लोग नहीं है। दिस इज रूटेड इन इंडिया एवर, इसका मतलब है कि जो ट्राइबल हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी लोग निवासी नहीं है, वो ट्राइबल कहा जाएगा। और ट्राइबल कौन होगा, शुड बी डिटरमाइंड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 342 बाई द रिकमेंडेशन ऑफ 338A नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल, राष्ट्रीय जनजाति आयोग। तो ट्राइबल कौन होगा, जो रूटेड है इंडिया में, आर्टिकल 366, और तो बताएगा कौन ट्राइबल कौन है 342 में, प्रेसिडेंट। और लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप नहीं बताएगा, किसकी सलाह से बताएगा, नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल, से राष्ट्रीय नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल, ये नेशनल कमीशन फॉर ट्राइबल नहीं, SC ST है, राष्ट्रीय जाति और जनजाति आयोग बोलते हैं इसको, 338 में। ये बड़े, ये क्लियर हो गया कि जो ट्राइबल एरिया है उसके प्रशासन के लिए संसद कानून बनाएगी, करेगी। आर्टिकल 240, ट्राइबल एरिया का प्रशासन कैसे किया जाए, ट्राइबल एरिया में कौन कौन से कानून बनाए जाएं, संसद डिसाइड करेगी। और राज्यों में ट्राइबल अगर हैं तो वहां के लिए कानून कौन बनाएगा, है? राजस्थान में माडा है, झारखंड में, ठीक है, क्षेत्रों के लिए कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, समस्या तो नहीं। इसी तरह जो शेड्यूल 6 है, ये शेड्यूल 5 है, ठीक है, शेड्यूल 6 में नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, किसकी बात आती है, किसकी बात आती है, जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं के लिए भी प्रोविजन किस में है, शेड्यूल। तो आर्टिकल 244 का संबंध किससे है, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 5 ऑल इंडिया के ट्राइबल्स हैं, और शेड्यूल 6 नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स हैं। ट्राइबल्स कौन है, क्लियर, इनकी रूट इंडिया में रही है, आर्टिकल 366। अभी कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, और प्रेसिडेंट कैसे करेगा, 338 में SC ST कमीशन है उसकी सिफारिश पर। आगे बात सुने, आगे बढ़े। अब देखिए, अगला आता है आर्टिकल 371, कुछ राज्यों में विशेष समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान में मरुस्थल है, और मरुस्थल होने से विकास, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था की समस्या है, रायलसीमा में ट्राइबल समस्या है, नक्सली समस्याएं हैं, जगह जगह समस्या है कि नहीं है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं हैं, अगर संसद चाहे तो उन राज्यों के लिए विशेष बोर्डों का गठन कर सकता है, स्पेशल बोर्ड्स, इसकी स्थापना कर सकता है,
स्पेशल बोर्ड जो बनेगा वो संसदीय कानून से बनेगा, और संसदीय कानून से वो काम करेंगे, और वहां पर राज्य सरकार को इंटरफेयर, जैसे मैं बताऊं, झारखंड में 2 बोर्ड बने हुए हैं। एक झारखंड डेवलपमेंट बोर्ड है आर्टिकल 371 में, और एक झारखंड लॉ एंड ऑर्डर बोर्ड बना हुआ है, नक्सलवाद से निपटने के लिए बना। और दोनों का प्रशासन कौन करता है? केंद्र सरकार। कानून कौन बनाता है? संसद। झारखंड सरकार के पास कोई पावर नहीं है। तुम्हारी बात ये है सेंट्रल स्टेट स्टेटिव रिलेशन। राज्यों के पास कुछ है क्या? है? हमें क्या लगा? 66 विषय राज्यों के पास है, सॉरी 66 थे, 66 विषय थे, 5 ले लिए गए, 5 कहाँ डाले गए? कंकरण में। तो कंकरण 47 से बढ़ के कितने हो गए? और ये कितने हो गए? 61, 61, 61, 61, 66 थे, 61 रह गए। 97, 66 और 43, ये था। ना ना ना, 97, 66, 7, 66 और 47, ये था। क्योंकि 5 विषय लेकर के किसको दे दिए गए? कंकरण को दे। फिर तो केंद्र राज्य विधायी समझ में आगे नहीं आए? थोड़ा सा मैं समरी कर देता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट चीज था इसलिए। देखिए लेजिस्लेटिव लेसन में 3 चीजों का फर्क पड़ रहा है। तो भारत एक यूनियन है, क्या है? तो यूनियन है, तो इसलिए राज्यों के भी विषय होंगे और केंद्र का भी होगा। क्लियर? और दूसरी स्थिति ये है कि विविधता में एकता है। क्या है? तो इसलिए सेंटर को मजबूत रखा जाएगा, और राज्यों को भी सामान्य परिस्थितियों में राज्यों को लगभग डिसेंट्रलाइजेशन होगा। विशेष परिस्थितियों में क्या होगा? ये ऐसे मान लो आप, नेशनल इंटरेस्ट और लोकल इंटरेस्ट, दोनों को बैलेंस किया जाएगा। लेकिन अगर दोनों में विवाद पैदा हो जाए तो कौन सा लागू होगा? ठीक है, इसका भी फर्क पड़ेगा। तीसरी स्थिति यह है कि जो सपरेशन हुआ है पावर का, किसका? वो कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के बीच में हुआ है। इसके बीच में हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और पार्लियामेंट के बीच में हुआ है। तीनों ही चीजें लेजिस्लेटिव को प्रभावित करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, जब हम इसकी बात करते हैं तो शुरुआत क्या करते हैं? हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि राज्य का और सेंटर का जो लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर है कैसा है। तो आर्टिकल 79 में सेंटर का है, और आर्टिकल 166 में स्टेट का है। सेंटर में कौन है? प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, इसको मिला के क्या बनता है? सेंटर का बनता है। इसी तरह जब राज्यों की बात करते हैं तो गवर्नर प्लस 2 हाउसेस, जहाँ 2 हाउस है वहाँ 2 हाउस, और जहाँ 1 हाउस है वहाँ केवल। तो ज्यादातर राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या है? लेकिन कुछ राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। अब ध्यान दीजिए, राज्यों की जो 2/3 विधायिका है उस पर कौन कंट्रोल करता है? सेंटर करता है। कैसे करता है? गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और आर्टिकल 169 में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसको बना भी सकता है पार्लियामेंट और खत्म भी कर सकता है यूनियन। कंट्रोल हो गया नहीं हो गया? क्वालिफिकेशन टीने और हर चीज को डिसाइड कौन करेगा? हाँ ना, पार्लियामेंट करेगा। तो राज्यों के पास केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो बची, बाकी 2/3 पर किसका कंट्रोल हो गया? इनका हो गया। अब हम बात करते हैं इनके स्कोप की, किसकी? तो आर्टिकल 245 कहता है कि पार्लियामेंट जो है केंद्र का, वो पूरे देश के लिए कानून बनाए, ठीक है? और राज्य जो है वो अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाए। तो राज्यों का कानून केवल उनके क्षेत्र पर लागू होगा, और संसद का कानून पूरे इसमें लागू। और दोनों कानून में विवाद पैदा होने पर केंद्र का कानून लागू होगा। तो आर्टिकल 246 कहता है, शेड्यूल 7, क्या है ये शेड्यूल
ये 97 विषय केंद्र के पास होंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होंगे, और 66 सब्जेक्ट किसके पास होंगे, स्टेट के पास होंगे जो लोकल इंपॉर्टेंट के होंगे। बात समझ आ गई? केंद्र में कौन सा होगा, राज्य में कौन सा होगा, समझ आ गया? और 47 विषय वो होंगे जो दोनों के इंपॉर्टेंस के होंगे, कंकरेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट। 47 अमेंडमेंट से 5 विषय यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दिए गए, अभी कितने हो गए, 52। ये कितने हो गए, 61। क्लियर? आज स्थिति यही है। अब मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि यूनियन लिस्ट पर तो केंद्र कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट पर स्टेट कानून बनाएगा, और कंकरेंट पर दोनों बनाएंगे। लेकिन दोनों में विवाद होने पर यूनियन का कानून लागू होगा, केवल एक कंडीशन को छोड़। एक कंडीशन कौन, राज्य ने कानून बनाया, गवर्नर ने उसको रिजर्व किया और राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, तो उस राज्य में वही कानून लागू होगा। ठीक है? अदरवाइज और कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा कंकरेंट लिस्ट में केंद्र का ही कानून लागू। क्लियर? इसके अलावा जो इन तीनों से इतर है, तीनों में मेंशन नहीं है, आप संविधान को पढ़ लो, ये सोचने के लिए आपके है कि भाई ऐसा है, बाकी विचार बाद में करेंगे अपन, पहले तो समझ लो ना। भाई पहले आप समझ लो, विचार करेंगे, पहले समझेंगे तभी तो विचार करेंगे ना। निष्कर्ष तो तब निकलता है जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी तो कंटेंट आएगा। तो अब कुछ जो चीजें बच गई हैं उसको रेजिडुअरी पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिडुअरी पावर 248, उस पर केवल संसद ही कानून बनाएगी, राज्य कानून। रेजिडुअरी, अवशिष्ट। आगे बढ़े। अब आपने देखा कि 61 विषय तो राज्यों के पास है ना आपने, लेकिन वास्तव में ये विषय भी राज्यों के पास नहीं है, वो समझा रहा हूं मैं। यानी अब कंट्रोल कैसे होता है, जो 61 सब्जेक्ट राज्यों के हैं, इस पर कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है? तो कंट्रोल दो तरह से हो रहा है। एक तो सामान्य परिस्थिति में हो रहा है, किसमें, हो रहा है सामान्य। आर्टिकल 249 की बात करें, इसकी बात करें, 249 की बात करें, अगर राज्यसभा को लगता है कि राज्य का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है और अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर दें, अरे राज्यसभा, अरे राज्यों का हित कौन बताएगा, राज्यसभा बताएगा ना। और राज्यसभा ने क्या कहा, भाई 61 में से कोई विषय ऐसा है राष्ट्रीय महत्व का है, इस पर कानून कौन बनाएगा? जैसे पंचायती राज की बात करें, पंचायती राज पर जो कानून है 43 में अमेंडमेंट हुआ है, 73 74, राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से उसको पास कर दिया। तो राज्य के विषय पर कानून बनाना किसको मिल जाएगा, संसद को। है ना मैंने आपको, फिर राष्ट्रपति फिर कानून बनाने के प्रस्ताव दे देगा, और तो आप देखें कि राज्य की सूची पर संसद सामान्य परिस्थिति में भी कानून बना सकती है। और अगर संसद ने कोई कानून बनाया और वो कानून कंट्राडिक्ट हो रहा है राज्य के किसी कानून से, तो आर्टिकल 251 में संसद का कानून लागू होगा, राज्यों का कानून लागू, पहले से राज्य में कोई कानून बना हुआ है तो ऑटोमेटिक वो कानून क्या होगा, रद्द हो जाएगा। तो ना केवल राज्य की सूची पर आर्टिकल 249 में कानून बन रहा है, बल्कि वो आर्टिकल 251 में सुप्रीम भी है। आगे समय, आगे बढ़े। अब देखिए स्थिति एक और है कि अगर दो राज्य, दो या दो से ज्यादा राज्य ये कहते हैं कि राज्य सूची पर संसद कानून बनाए, तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर संसद कानून बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव दे सकता है। समझ गई? एक तरफ तो केंद्र चाहे तो कानून बना सकता है, एक तरफ इसमें से मात्र दो राज्यों के कहने पर भी राज्य सूची पर कानून बन सकता है। समझा तो नहीं? आगे बढ़े। पूरे इंडिया जैसा संसद चाहे, चाहे तो पूरे इंडिया में लागू हो, चाहे उन राज्यों में लागू। आगे बढ़े। अब देखिए विशेष परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। तो सामान्य परिस्थिति थी, विशेष परिस्थितियों में आता है 250, आर्टिकल
250 किसको डील करता है? आर्टिकल 352 को, 356 को, और 3 आपातकाल को। किसको करता है? आपातकाल में राज्य की सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? संसद को हो जाता है। और राज्य तो संसद द्वारा बनाए गए लागू होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो 6 महीने बाद उन कानूनों का प्रभाव, समझा तो नहीं? क्या बड़े के कानून से उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक इमरजेंसी, आगे बढ़े। इसी तरह आप देखिए, ये 250 हो गया ना, आर्टिकल 253, 250, 253 देखिए, अगर भारत किसी विदेश से समझौता करता है और समझौते को लागू करवाना है, किसी राज्य के क्षेत्र में तो कोई निवेश आ गया, कोई कंपनी आ गई, अच्छी कंपनी आ गई, भारत में निवेश कर रही है, समझौता भारत सरकार और दूसरे देश के बीच में होगा, नहीं होगा? तो अगर भारत सरकार या देशी किसी देश के बीच में कोई समझौता है और उस समझौते को लागू कराने के लिए राज्य की सूची पर कानून पड़े, तो संसद कानून बना सकती है। आगे बात 253 क्या है? विदेशी समझौते को लागू करने के लिए संसद राज्य के विषय पर, राज्य के क्षेत्र में कानून ना, आगे बढ़े। इसी तरह आप देखिए आर्टिकल 244, हमने बता दिया आपको, इसका संबंध किससे? शेड्यूल 5 और 6 से है, ट्राइबल एरिया, ठीक है। इसी तरह आर्टिकल 371, तो आपने देखा कि लगभग इस संसद को ही सारे पावर हैं, पावर। अब स्थिति एक और भी बन रही है, आर्टिकल 200 और 201, अगर राज्य ने कोई कानून बना दिया तो आर्टिकल 200 में राज्यपाल उसको किसके लिए रिजर्व करेगा? राष्ट्रपति के लिए। फिर उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उस राज्य में स्थित हाई कोर्ट के इलेक्शन को या पावर को कम कर रहा है, ऐसा कोई विधेयक, ऐसा कोई कानून, या गवर्नर की निगाह में वो राष्ट्रीय महत्व के खिलाफ, कॉमन इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट के है, तो गवर्नर क्या करेगा? जब कर लेगा राष्ट्रपति के लिए। अब राष्ट्रपति के ऊपर है कि उसको परमिशन दे या कर सकता है, परमिशन दे सकता है, टाइम लिमिट दे सकता है, समझता तो नहीं? और लेजिस्लेटिव रेशन समझ में आ गया? कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? आप स्टेट है, मैं सेंटर हूँ, आ रहा हूँ उदाहरण से, आप लोकल लेवल पे काम करते हैं, मैं नेशनल लेवल पे काम करता हूँ, तो नेशनल इंपॉर्टेंस के विषय हमारे पास होंगे, नहीं होंगे? लोकल इंपॉर्टेंस के विषय किसके पास होंगे? लेकिन हम दोनों एक साथ काम करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन इंटरेस्ट की होंगी, तो जो कॉमन इंटरेस्ट की है उस पर हमें भी कानून बनाना है, इनको भी बनाना है, ये कंकरेंट लिस्ट हो गया, ठीक है। इन जब शक्तियों का विभाजन किया गया, क्या किया गया? ये कहा गया कि भाई ऐसा है, अगर हमारे और इनके हितों में टकराव होगा तो हम राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए हमारे कानून लागू होंगे, इनके नहीं होंगे। बात हमने पहले बता दी ना। मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात संसद की बात नहीं कर रहा, ठीक है। विधायिका के पास कोई कानून पावर, बहुत आसान है समझना, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक चीज, पहले तो स्ट्रक्चर कैसा है, यूनियन और स्टेट का लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर कैसा है, दूसरा इनके स्कोप क्या है, ठीक है। अब एक चीज और देखिए आप, अगर संसद ने कोई कानून बनाया, कोई कानून बनाया और उसको लगता है कि इम्प्लीमेंट भी मुझे करना है, कि कानून इम्प्लीमेंट कौन करता है? राज्य करते हैं, करते हैं, राज्य करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 256 कहता है कि संघ की कार्यपालिका इच्छा सुनिश्चित हो जाए राज्यों को ऐसा काम करना। लेकिन अगर लगता है संसद को कि नहीं, ये कानून भी मुझे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए, तो आर्टिकल 247 में वो स्पेशल कोर्ट बना सकती है, ठीक है।
समझ में आ गया नहीं आया? तो संविधान ऐसे ही है, दिमाग में बिठा लेना आप, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसा है, स्कोप क्या है, वो कानून कहाँ बनाएगा, वो कानून इसे कौन से कानून बनाने के शेड्यूल बना गया, ठीक है? अब इसके बाद सामान्य परिस्थितियों में नियंत्रण कैसे हो रहा है, आर्टिकल 249, 52, विशेष परिस्थितियों में नियंत्रण कैसे हो रहा है, 50, 53, 200, 1, 44, 21। जगह कंट्रोल कर लिया, किसके नाम पर, नेशनल इंटरेस्ट के। ये तो राज्य शिकायत करते हैं कि हमारे पास कोई पावर ही नहीं है, ऐसे कानून बना। आर्टिकल 265 कहता है कर लगाने की शक्ति केवल संसद के पास है, सेशन पावर इज ओनली, यानी उन्हें राज्यों को टैक्स लगाने से संबंधित वैट केंद्र का है, कानून राज्यों ने थोड़ा बनाया है वो। ज्यादा किसको ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने बनाया, 265 में है। आ गया, कल चलेगा सामान्य प्रशासनिक संबंध और क्या ये ऐसी, देख आप ध्यान दीजिए, इसको ऐसा ही पढ़ा जाएगा, है? आप जब दिमाग में लाओगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, 79 आ गया, हाँ तो रिमाइंड करोगे ना स्ट्रक्चर किस में है, 79 इतना पड़ेगा आपको। आज के लिए शेप का स्ट्रक्चर किस में है, 166 में, कितना पड़ेगा। अच्छा, स्कोप किस में है बनाने का, देश के लिए कानून कौन बनाएगा, राज्य के लिए कौन बनाएगा, ये भाई लिस्ट किस में है कि विषयों पर कानून बनेगा, 246, जिससे जुड़ा हुआ शेड्यूल 7। अभी आपको ये रखना पड़ेगा क्या, कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, जो पावर बच गया वो क्या है, 248, कंट्रोल कैसे करेंगे, सामान्य परिस्थितियों में 249, 52, विवाद हो गया तो 49 में, तो 251, कंट्रोल कैसे हो रहा है, विशेष परिस्थितियों में कंट्रोल कैसे हो रहा है, 250 इमरजेंसी के कानून है, 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने का कानून है। आगे समझ नहीं आया, 200 क्या है, वे क्या है, गवर्नर जनरल बिल रिजर्व करता है, 244 क्या है, ट्राइबल एरिया के से जुड़े दो आर्टिकल आपके आ गए, सॉरी शेड्यूल आ गए, कौन कौन से, शेड्यूल 5 और 6, आपके 4 शेड्यूल कवर हो गए नहीं हो गए, शेड्यूल 1 कौन से राज्य हैं यूनियन में, शेड्यूल 7, शेड्यूल 5 और 6, 5, 6, 7 और 1, 4 हो गए। शेड्यूल क्यों लगाए जाते हैं, शेड्यूल किसी आर्टिकल के साथ जुड़े होते हैं, जब आप वो चीज़ें डायनेमिक होती हैं, क्या आर्टिकल को तो हमेशा चेंज नहीं कर सकते आप, अगर कोई चीज़ डायनेमिक है, ठीक है, और बहुत लंबी है, लेंदी है, तो क्या जोड़ा जाता है, शेड्यूल, ठीक है। ट्राइबल एरिया कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या समस्या है, क्या इसको वही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसलिए शेड्यूल, और विषयों को बार बार चेंज करना पड़े तो शेड्यूल, या को बार बार चेंज करना पड़े तो शेड्यूल, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बार बार चेंज हो तो आर्टिकल, शेड्यूल 4 करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, वेतन भत्ता और शपथ कैसे होगा, संवैधानिक पदाधिकारियों का, राष्ट्रपति का, सीजी का, इन सबका, शेड्यूल 2 और 3 है। भाषाएं कितनी होंगी देश में, शेड्यूल 8, कौन से ऐसे कानून है जिसका संसद रिव्यू ना करे, रिव्यू ना हो तो कानून बना दे, शेड्यूल 9, दल बदल कानून शेड्यूल 10, सेल्फ गवर्नमेंट शेड्यूल 11 और 12, के लिए 11, उनके लिए 12,